नमस्कार रीडर्स। सारज बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है कालभोजादित्य रावल, उत्कर्ष श्रीवास्तव द्वारा लिखित। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। किताब की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। इतिहास में हुए प्रसंग धरती पर घटित वास्तविक घटनाएं हैं जिनके सबूत आज भी मिलते हैं। प्रस्तुत किताब मेवाड़ राज्य के संस्थापक कालभोजादित्य रावल, जिन्हें पापा रावल के नाम से भी जाना जाता है, को केंद्र में रखकर लिखी गई है। किताब विरस से भरी हुई है। किताब के हर एक पृष्ठ पर अमूमन युद्ध और वीरता का बखान है। युद्ध में उपयुक्त होने वाले हाथी, घोड़े, शस्त्र, इनका वर्णन पग पग पर मिलता है। वीर पुरुषों के साथ साथ वीरांगनाओं के भी दर्शन होते हैं, जो पराक्रम में कहीं भी पुरुषों से कम नहीं। यह वीर योद्धा अपने पर्सनल रिवेंज को साइड में रखकर राष्ट्रीय हित में निर्णय लेते दिखेंगे। इसके लिए वह अपनी आशा आकांक्षाओं का त्याग करते दिखेंगे। राष्ट्र या अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने जीवन की आहुति देते हुए दिखेंगे, जबकि जीवन से बड़ी कोई चीज नहीं। युद्ध की विभीषिका बड़ी भयानक होती है, लाखों के प्राण लेकर ही जाती है, पर कभी कभी सत्य पर विजय पाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए युद्ध ही अंतिम पर्याय होता है। इन युद्धों में जितने मनुष्य और प्राणियों ने अपने प्राण गंवाए, उनसे तो यही लगता है कि तब मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं था। शत्रु पक्ष को तो जैसे शांति से कोई मतलब ही नहीं था। इतिहास बताता है कि भारत भूमि के बहुत से वीरों को अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि, अपना धर्म बचाने के लिए बहुत से युद्ध करने पड़े, अपना बलिदान देना पड़ा। ऐसे ही वीरों की यह गाथा है जिसे किताब के रूप में लेखक आपके सामने लेकर आए हैं। किताब अत्यंत पठनीय है। आपको किताब रखने की इच्छा ही नहीं होगी। उन्होंने इतिहास को नीरसता के साथ नहीं बताया, बल्कि उपन्यास स्वरूप देकर कहानी के माध्यम से सारे पात्रों की भावना, विवशता, उनका प्रेम, मित्रता, उनके सुख दुख से परिचय करवाया है, जिस वजह से वह अपने से लगने लगते हैं। उनकी सारी पीड़ाएं, सुख दुख अपने लगने लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वह 8वीं सदी में हो गए, बल्कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे परिचितों में से ही कोई हो, वह हमारे आसपास ही मंडरा रहे हो। प्रस्तुत किताब में राजा है, राज्य है, तो राजनीति और षड्यंत्र भी है। राजा के लिए प्राण देने वाले विश्वासु व्यक्ति है, तो विश्वासघाती भी है। राष्ट्रप्रेमी लोग है, तो गद्दार भी है। रन में पराक्रम दिखाने वाले योद्धा है, तो रन से भागने वाले बुजदिल भी है। इस अद्भुत और प्रेरणादायी किताब के लेखक है उत्कर्ष श्रीवास्तव, प्रकाशक है अंजुमन प्रकाशन, पृष्ठ संख्या है 401, उपलब्ध है अमेजॉन और किंडल पर। वैसे तो प्रस्तुत किताब के लेखक प्रसिद्ध किताब रणक्षेत्रम के लेखक रह चुके हैं। फिलहाल वह बौद्धरण श्रृंखला में व्यस्त है। वो अपनी पहुंच अंग्रेजी पढ़ने वाले पाठकों तक भी बनाना चाहते हैं, इसीलिए प्रस्तुत श्रृंखला वो अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं। अब प्रस्तुत किताब कैसे अस्तित्व में आई उसकी बात बताते हैं। उन्होंने 2021 में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया था। इस प्रतियोगिता में पुस्तक लिखने के लिए बहुत सारे विषय थे, जिसमें इतिहास के नायकों की कहानी भी थी। इसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्होंने पापा रावल के पात्र को चुना और 2 महीने में एक किताब तैयार कर ली और प्रतियोगिता में भेज दी। 15 अगस्त को जब निर्णय आने वाला था, तो उन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडल देखा। वहाँ एक तस्वीर छपी थी जिसमें प्रतियोगिता के विषय दिए थे। उससे उन्हें पता चला कि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हीरोज के बारे में लिखना था, और पापा रावल तो 8वीं शताब्दी के थे, पर वह तो किताब लिख चुके थे। अंततः उन्होंने किताब पाठकों तक पहुंचा दी। आइए अब जानते हैं इस किताब का सारांश। सिंध पर अरबियों ने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण के नेता 3 अरबी हाकिम थे, जिनका नाम था निजाम, शहबाज और अलाउद्दीन। इनके आक्रमण को ध्वस्त करने वाले वीर थे सिंधराज ताहिर सेन, कन्नौज नरेश नागभट्ट, मेवाड़ नरेश मानमोरी और 15 वर्षीय कालभोज। कालभोज के गुरु हरित ऋषि ने उन्हें इस युद्ध में भेजा था। हरित ऋषि का कालभोज के जीवन में अत्यंत महत्व का स्थान रहा है। इस युद्ध में कालभोजादित्य ने अपना अतुल पराक्रम दिखाया था। उसके पराक्रम की स्तुति से मेवाड़ नरेश मानमोरी जल घूम गया था, क्योंकि वह उसके शत्रु नागदित्य का बेटा था, साथ में उसकी बहन मृणालिनी का भी। इसी नाते मानमोरी कालभोजादित्य के मामा लगते थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद कालभोजादित्य शिव शंभू का दर्शन करने गए। उनका मन अभी भी उद्विग्न था, क्योंकि उन्होंने भीलराज बलेव को देख लिया था। भीलराज बलेव उनके पिता नागादित्य के हत्यारे थे। फिर भी उनकी पालक माता तारा ने भीलराज बलेव पर कोई भी शस्त्र न उठाने की कसम दी थी, जिनकी
कुछ ही समय पूर्व सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। सिंधी गुप्तचर दल अद्भुत था, जिसके बारे में सिंध के राजकुमार वेदांत ने कालभोज को बताया था। कन्नौज नरेश और राजा दाहिर सेन इस स्वतंत्रता युद्ध में चालुक्यों की मदद भी लेना चाहते थे, लेकिन मानमोर इसके लिए तैयार नहीं था। हरित ऋषि के आश्रम में कालभोजादित्य, सुबर्मन और देवा साथ साथ पढ़ते थे। यह तीनों एक दूसरे का अविभाज्य अंग थे। इनमें से सुबर्मन मानमोरी का बेटा था और देवास बिलराज बलव का। इस युद्ध के एक महीने पहले उनके नागदा गांव में एक व्यक्ति ने बिलराज बलव को मारने की कोशिश की थी। बाद में पता चला कि वह कालभोज के पिता नागादित्य के बड़े भाई शिवादित्य थे। उपर्युक्त युद्ध ब्राह्मणाबाद में लड़ा गया था। अब ब्राह्मणाबाद को सिंधियों ने स्वतंत्र कर दिया था। अरबियों के हारने की खबर इराक पहुंच गई थी। वहां के सुल्तान ने अपने सबसे बड़े काबिल हाकिम मोहम्मद बिन कासिम को सिंध को जीतने के लिए भेजना चाहा। इसके पहले इराक के बादशाह अलाउद्दीन बुठेल के पास राजा दाहिर सेन ने मैसेज भिजवाया कि सिंध से अपनी चौकियां 3 महीने में उठा ले, नहीं तो हिंद की संयुक्त सेना बगदाद पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा कर लेगी। इसलिए वह कुछ भी करके सिंध को जीतना चाहता था। बगदाद में पकड़े गए हिंद के जासूस को देखकर कासिम ने सिंध को जीतने की एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को हिंदुस्तानी नागरिक बनाकर सिंध भेजा। इसलिए उसने देबल के किलेदार ज्ञान बुद्ध से हाथ मिलाया। देबल एक बंदरगाह था जिससे होकर विदेशी लोग सिंध में प्रवेश कर सकते थे। ज्ञान बुद्ध ने गद्दारी इसलिए की क्योंकि दाहिर सेन ने बुद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में निषिद्ध कर दिया था। कासिम ने अपने सैनिकों के माध्यम से सिंध की जड़ खोखली की। कैसे? इसके लिए उसके सैनिकों ने पहले हिंदुस्तान के तौर तरीके, बोली, भाषा, आचार व्यवहार सीखी। उन्होंने पूरी तरह हिंदू बनकर सिंध में नौकरियां पाई, जैसे कोई सैनिक बना, कोई राजमहल का रक्षक, तो कोई ब्राह्मणाबाद में लोहार बनकर राजा दाहिर और उसकी सेना के लिए कमजोर हथियार बनाने लगा। इसके लिए कासिम को पूरे 5 साल लगे। हिंद की राजकुमारी कमल देवी कालभोजादित्य से विवाह करना चाहती थी, इसलिए एक शिव भक्त होने के नाते वह कालभोज के भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी। वह इसके लिए अपनी दोनों बहनों प्रिमल और सूर्य और भाई वेदांत को लेकर महाशिवरात्रि के उत्सव पर कालभोज के पैतृक गांव नागदा गई। वहां उनकी योजना में सुबर्मन और देवा ने भी साथ दिया। इसी योजना को सफल बनाते बनाते प्रिमल और सुबर्मन भी एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। पर इन चारों के पवित्र प्यार पर वज्रपात बनकर टूट पड़ी मेवाड़ नरेश मानमोरी की वासना। इसी के तहत उसने कमल देवी का अपमान किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मानमोरी ने मेवाड़ के सेनापति पद से कालभोज को निकाल दिया। इसी के साथ सुबर्मन और कालभोज की बचपन की मित्रता भी टूट गई। सुबर्मन और प्रिमल का प्यार भी अधूरा रह गया। मानमोरी ने सिंध से अपनी सेना हटा ली। इन वाक्यों से पता चलता है कि जीवन कैसे एक ही पल में बदल जाता है। इसी बात को महाशिवरात्रि उत्सव इस अध्याय में बताया गया है। इनमें सम्मिलित हर एक पात्र का जीवन आगे जाकर कितनी दुखों से भर जाता है, यह भी आपको पता चलेगा। महाशिवरात्रि के बाद कालभोजादित्य को अपने पिता नागादित्य के बारे में पता चलता है। उसके पिता और तातश्री शिवादित्य ने पल्लव राष्ट्र स्थित कांचीपुरम में अपना बहुत पराक्रम दिखाया था। उनकी निष्ठा चालुक्यों के साथ थी, क्योंकि वह दोनों भाई जब छोटे थे तब मेवाड़ नरेश मानमोरी ने नामतकराम पर हमला कर उनकी मातृभूमि जीत ली थी और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। तब चालुक्यों ने ही उन्हें आश्रय दिया था। चालुक्य राज विक्रमादित्य ने उन्हें अपने बच्चों जैसा ही पालन पोषण और प्यार दिया था। चालुक्य राज विक्रमादित्य ने पल्लव राज नरसिंह वर्मन को हरा दिया। अपने अंतिम समय में चालुक्य राज की नजरों में अपने लिए सम्मान देखकर पल्लव राज ने सुख की नींद ली। वर्षों पहले पल्लवों ने चालुक्यों की बादामी स्थित राजधानी और राजमहल जीत लिया था। अब पल्लवों को कमजोर करने के लिए उनकी राजधानी कांचीपुरम पर चालुक्यों ने हमला किया, ताकि वह बादामी पर अपने पुरखों के राजमहल पर आसानी से अधिकार कर सके। इस युद्ध में विक्रमादित्य घावों के कारण अत्यंत कमजोर हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र विन्यादित्य को राजा बनाया। इनके 2 पुत्र थे, जिनका नाम था जयसिम्हा और विजयादित्य। जब यह लोग बादामी आने वाले थे, तब इनको पता चला कि मेवाड़ नरेश मानमोरी बादामी पर आक्रमण करने वाला है। इसीलिए अब चालुक्यों ने नरसिंह वर्मन के बेटे महेंद्र वर्मन को कांचीपुरम का राजा बनाकर उसकी आधी पल्लव सेना अपने साथ ले ली, क्योंकि चालुक्यों को मानमोरी के साथ युद्ध करने के लिए ज्यादा सेना चाहिए थी। चालुक्यों का भुजंगनाथ मानमोरी के साथ मिला हुआ था। मानमोरी ने चालुक्य राज विन्यादित्य के साथ संधि करनी चाहिए, पर उसने यहाँ छल किया। पर नागादित्य और शिवादित्य ने उसके षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया। दोनों भाई चाहते तो मानमोरी को युद्ध में ही मार सकते थे, पर उन्होंने विन्यादित्य के लिए उसे छोड़ दिया। अब विन्यादित्य भी उसे मारना चाहते थे, पर राष्ट्र
राष्ट्र पर आए विदेशी आक्रमण के संकट के कारण मानमोरी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सारे हिंद राजाओं की सेना में मेवाड़ की सेना संख्या में सबसे ज्यादा और ताकतवर थी। यह वह वक्त था जब आपसी शत्रुता भुलाकर सारे राजाओं को एक होकर विदेशियों के खिलाफ लड़ना था, क्योंकि सिंध पर अरबियों ने आक्रमण कर दिया था। पिछले कई वर्षों से राजा दाहिर सेन ने उन्हें रोक रखा था, पर अब वह कुछ किले हार चुके थे। अब उन्होंने हिंद के राजाओं से अपनी मातृभूमि और संस्कृति को बचाने के लिए मदद मांगी थी, क्योंकि अगर एक बार सिंध पर अरबों का कब्जा हो जाता तो वह पूरे भारतवर्ष पर जल्दी अपनी सत्ता स्थापित कर लेते। मेवाड़ नरेश मानमोरी सिंध की मदद करने के लिए तो तैयार हो गया, पर वह एक कपटी राजा था। उसने इस युद्ध में चालुक्यों को भाग लेने से मना कर दिया। महिष्मपुर में बसे छोटे छोटे राज्यों से संधि या युद्ध करके उस पर अधिकार करने का काम विनयादित्य ने नागादित्य को सौंपा था। ऐसे ही एक युद्ध में नागादित्य का सामना पराक्रमी मृणालिनी से हुआ, जो मानमोरी की बहन थी। परिस्थिति ऐसे बनी कि नागादित्य को मृणालिनी के साथ विवाह करना पड़ा और चालुक्य और शिवादित्य को छोड़कर नागदा ग्राम में मानमोरी का मांडलिक राजा बनकर जाना पड़ा। उसके पहले विश्वनाथ नाम का सेनापति भीलों की मानमोरी के सैनिकों और मांडलिक राजा से सुरक्षा करता था, ताकि वह नागदा का राजा बने और भीलों का समर्थन उसे मिले। पर नागादित्य के राजा बनने के बाद उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। उसकी भावनाओं को मानमोरी ने भाग लिया था। इसलिए अब मानमोरी और विश्वनाथ ने षड्यंत्र रचकर नागादित्य, मृणालिनी, भीलराज बलेव का परिवार और बहुत से भीलों को मरवा दिया। तो उधर चालुक्यों की नगरी बादामी में भी पल्लवों की मदद से मानमोरी ने शिवादित्य को षड्यंत्र में फंसाकर उसके हाथों राजकुमार जयसिम्हा को मरवा दिया। इस कारण शिवादित्य को चालुक्यों के मातृभूमि से निष्कासित होना पड़ा। यह सब कहानी तब की है जब कालभोज सिर्फ 3 वर्ष के थे। वर्तमान समय में मानमोरी ने तिंद से अपनी सेना हटा ली थी, साथ ही सिंध से मदद मांगने के लिए जाने वाले गुप्तचरों की हत्याएं भी करवा रहे थे, ताकि राजा ताहिर सेन अरबियों के साथ चलने वाले युद्ध में अकेले पड़ जाए। अब तक कासिम ने सिंध में आक्रमण की तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने ब्राह्मणाबाद पर हमला कर वहां का विष्णु जी का मंदिर ध्वस्त करने का प्रयत्न किया। इस मंदिर को बचाने के लिए कामादेव और बाजवा ने अपने पराक्रमों की पराकाष्ठा की, जिससे वह इतिहास में अपना नाम अमर कर गए। हिंदुओं का विश्वास और मनोबल बनाए रखने के लिए इस मंदिर का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार जब तक इस मंदिर का ध्वज लहरा रहा है तब तक सिंध पर राजा दाहिर का शासन है। जब यह मंदिर ध्वस्त हो जाएगा तब सिंध पर अरबों का आधिपत्य होगा। इसलिए कासिम ने इसे नष्ट करवाया। इसके नष्ट होते ही सारे हिंदुस्तान और राजाओं ने दाहिर सेन का साथ छोड़ दिया। विवश अवस्था में वह आलोर आए। यहाँ के युद्ध में उन्हें और उनके बड़े पुत्र विजय शाह को वीरगति प्राप्त हुई, तो आलोर के किले में उनकी पत्नियों ने जौहर किया। बड़ी पुत्री कमल देवी ने जल समाधि ले ली, तो उनके पुत्र वेदांत और दोनों पुत्रियां एक दूसरे से बिछुड़ गए। राजा दाहिर को हराने के पीछे कासिम का 5 साल का षड्यंत्र था। ज्ञान बुद्ध की गद्दारी थी, तो ब्राह्मणाबाद में बनने वाले और युद्ध में प्रयुक्त होने वाले नकली और कमजोर हथियार थे। जब राजा ताहिर सेन और उनके पुत्र अलवर में युद्ध लड़ रहे थे, तब कालभोज पल्लवों के साथ युद्ध में बिजी थे, क्योंकि वह चालुक्य राज की मदद अरबों के विरुद्ध चाहते थे। पर चालुक्य राज पल्लवों को कमजोर किए बगैर अपनी सेना नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि आगे पीछे जब कभी पल्लव आक्रमण करे तो उनकी राजधानी कमजोर न पड़ जाए। पल्लवों को जीतने के बाद जब कालभोज को मानमोरी के राष्ट्रद्रोह का पता चला, तो उन्होंने उसे दंडित करने का निश्चय किया। तो अब आगे बढ़कर जानिए कि क्या वह उसे दंडित करने में कामयाब हो पाए या मानमोरी पुत्र सुवर्मन उनकी कमजोरी बना। वेदांत कालभोज तक पहुंचने में कामयाब हुआ या उसका भी अंत हुआ, या कमल देवी, परिमल और सूर्य अरबों के खलीफा तक पहुंचा दी गई या वीर गति को प्राप्त हुई। कालभोज सिंध के प्रदेशों को अरबों से मुक्त करने में कामयाब रहे या नहीं। क्या हुआ जब कालभोज और कासिम का सामना हुआ। सिंध को बर्बाद करने वाले कासिम के लिए भी एक भविष्यवाणी है कि उसे भी उसी का कोई अपना धोखा देगा, तो उसका वह अपना कौन है। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब पाने के लिए पढ़िए कालभोजादित्य रावल। इसके आगे की कहानी विजय यात्रा नामक किताब में दी है, जो कि इसी श्रृंखला का दूसरा भाग है। जरूर पढ़िएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।